बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त एशिया कप के मैचेस जारी हैं और हमसे थोड़ी देर पहले मैच खेला गया बांग्लादेश और हांगकांग की टीमों के दरमियान, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए हांगकांग की टीम ने 143 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में मतलूबा टारगेट बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 7 विकेटों से इस मैच में फतह हासिल की। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ एशिया कप से जुड़ी दूसरी खबरों को भी हम डिस्कस करेंगे। इस पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो न सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और ना सिर्फ इनकी स्पोर्ट्स के हवाले से बल्कि दीगर करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल बीट्स के हवाले से भी इनकी बड़ी गहरी निगाह है। आपने गुज़िश्ता 2 शोज़ में भी इनको हमारे साथ देखा, आज भी वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि वी हैव मिस्टर असगर अजीम विद अस और हमारे साथ मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। इसके अलावा हमारे साथ ओमान से मौजूद हैं, ओमान के फॉर्मर कैप्टन और इस वक्त जो एशिया कप में ओमान की टीम शिरकत कर रही है उसके सीनियर प्लेयर्स के सीनियर ऑलराउंडर जनाब आमिर कलीम साहब, उनको भी हम शो में खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। सबसे पहले जरा मैं असगर के साथ आज आगाज कर लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के वाले से, फिर तफसील से इस मैच को डिस्कस करेंगे। असगर, ये मैच बड़ी आसानी के साथ जीतने में कामयाब हुई, और जिस तरह कल भी बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तानियों को जो इंटरेस्ट था वो ये था कि कई पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो हांगकांग की टीम से खेल रहे हैं। यासिर मुर्तज़ा जो रावलपिंडी से पहले खेलते रहे, यूबीएल से खेले, पीटीवी से खेले, वो इस टीम के कैप्टन थे। इसके अलावा और भी दीगर प्लेयर थे जो यहाँ से खेले। फिर हमें याद है कि मार्क चैपमैन जो न्यूजीलैंड से भी खेल रहे हैं, माजी में न्यूजीलैंड से खेलते रहे। तो आप कैसी परफॉर्मेंस आपने देखी कि बांग्लादेश जैसी टीम के सामने इन्होंने एटलीस्ट 143 रन स्कोर किए? बहुत शुक्रिया अली भाई। बात यह है कि मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट बेबी टीम का 143 करना भी इनकी कामयाबी है। इन्होंने बहुत अच्छा टफ टाइम देने की कोशिश की और 143 रन का टारगेट सेट किया। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता तो आई थिंक ये स्कोर कहीं ज़्यादा होता और बड़े उससे भी कहीं ज़्यादा मार्जिन से बांग्लादेश जीतता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हांगकांग ने बहुत अपने पैनल पर रहते हुए और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश ने उसका जवाब उससे भी ज़्यादा अच्छा दिया और इसको जो है जल्दी उन्होंने मैच को समेटा और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और उसके टॉप ऑर्डर ने ही सारा स्कोर किया। तो मैं समझता हूं कि जो बात कल हुई थी कि बांग्लादेश जो है वो हावी रहेगा और उसने वो साबित किया कि वो हावी रहा और वो मैच बड़ी आसानी से निकाल के ले गया, बड़ी आसानी से निकाल के ले गया। हमारे साथ मौजूद हैं ओमान के इंटरनेशनल प्लेयर आमिर कलीम। आमिर से भी हम जानेंगे। आमिर, आप तो इन टीमों के खिलाफ काफी खेले होंगे, एसोसिएट ममालिक के खिलाफ। आज इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट ग्रुप में ये टीमें शामिल है, लेकिन बहरहाल आप देख तो रहे होंगे इन मैचेस को। हाँ जी बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा साइन है जो एसोसिएट टीम्स हैं लाइक ओमान, हांगकांग एंड यूएई अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। अनफॉर्चुनेट रहा कि जो इंडिया एंड यूएई का मैच था वो इतना एक्साइटिंग नहीं हुआ, बट इवन दो एसोसिएट में जो है ये टॉप टीम्स आई मीन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं एंड अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सबका ये पहला एक्सपीरियंस है टू प्लेइंग टेस्ट स्टेट नेशंस के अगेंस्ट। तो हमारे लिए भी एक सीखने वाला प्रोसेस है और कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट को हम एंजॉय करें और अपना जो प्रोसेस है उस पे जो है ना कोशिश करें कि अच्छा परफॉर्म करें। असर, कितना इंपॉर्टेंट ये देख रहे हैं टूर्नामेंट। ओमान की टीम से भी आमिर कलीम है, उस दिन यूएई से हमारे साथ आसिफ खान मौजूद थे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो हांगकांग के कैप्टन है यासिर मुर्तज़ा, पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। इन टीमों का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया जैसी टीमों के साथ खेलना कितना इस खित्ते में जो एशिया कप का जो असल मकसद है कि एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करना, किस हद तक आप समझते हैं कि इससे ये मकसद जो पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए अली भाई, पहली बात तो यह है कि मकसद तो पूरा हो रहा है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ फौत भी हो रहा है। फौत इस शक्ल में हो रहा है कि हमारे ही प्लेयर जिन्हें हमारी तरफ से खेलना चाहिए था वो मौके ना मिलने पे, मेरिट पे उनको नहीं खिलाने पर वो अब दूसरे ममालिक से खेलने और दूसरे टीमों को मजबूत करने में लगे हैं। गो के वो अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, अपना जुनून भी पूरा कर रहे हैं, उन्हें वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अफसोस के मकाम ये है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। और यही अलमिया है हमारी क्रिकेट का कि जब लड़के हमारे पास से जाते हैं और वो लड़का जो मेरिट पर होता है और वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर पाता, तो फिर इस तरह के
सूरत हाल होती है। आज आपको याद है कि मेरे ख्याल है वक्कास नाम है, क्या नाम है, जो कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया 2018 में। आई थिंक उन्होंने एक वनडे खेला था जी, वक्कास मकसूद एक वनडे खेला था और उसके बाद से फिर वो कहीं मंजर पे नजर नहीं आए। तो उनके साथ भी यही सूरत हाल है। पिछले दिनों आपने देखा कि शनवानी जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर आसिफ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसने अपनी बच्ची को छोड़ के वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहा था और टीम के इवेंट को, वो मैच की अहमियत को वो समझ रहा था, उस सीजन को वो समझ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उसी टीम में उसकी जगह नहीं बनी तो उसने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। और फिर कई प्लेयर ऐसे हैं अभी हालिया दिनों में जो अमेरिका जाके सेटल हुए और वहां से उन्होंने खेलना शुरू किया। तो मैं समझता हूं कि जहां एशिया को फायदा हो रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर एशिया के दीगर ममालिक में अपने पर फैला रहे हैं और उनको अपने बाहों में समेट रहे हैं, वही हम समझ रहे हैं कि हमारे परों के नीचे एक खला पैदा होता जा रहा है और हमारे बोर्ड को चाहिए कि इस खला को रोके और प्लेयर को बाहर जाने से बेहतर है कि उसका इस्तेमाल अपने ही मुल्क में अपनों के लिए किया जाए। ठीक है जरा। अच्छा आमिर, थोड़ा सा वापस जरा इस मैच की तरफ आते हैं कि आपने तो काफी क्रिकेट खेली होगी अबू धाबी के मैदानों में और दुबई के मैदानों में। ये जो स्कोर था 143 रन का, ये बांग्लादेश ने आसानी के साथ चेस किया। क्या इस पिच को देखते हुए ये 143 रन फेयर इनफ थे, डिफेंडेबल थे, या आपको लगता है कि हांगकांग ने एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास और बांग्लादेश ने अपने एक्सपीरियंस होने का सबूत दिया? देखिए, एक्सपीरियंस तो है बांग्लादेश को, अगर आप कंपेयर करेंगे हांगकांग से तो यस डेफिनेटली उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। और अली भाई, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये शेख जायद स्टेडियम एंड जो स्पोर्ट्स सिटी दुबई का ग्राउंड है, उसके स्क्वायर जो है बहुत बड़े हैं। तो 140 का जो स्कोर था, अगर आप इनको देखते हैं बांग्लादेश को, तो उन्होंने क्यों कोई चांस नहीं लिया, क्योंकि स्क्वायर बड़े थे, उनकी फिटनेस जो है अच्छी थी और उनको पता था कि ये रन जो है कैसे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वो कैसे चेस कर सकते हैं। तो विकेट्स अच्छी हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ 20-25 रन और थोड़े ज्यादा होते हांगकांग के तो ये मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था। ठीक है। अच्छा, मैसेज आपको क्या मिला? क्योंकि निस्बतन अगर कहा जाए, वैसे तो क्रिकेट है लेकिन निस्बतन जो आपका पूल है वो आसान है, क्योंकि पाकिस्तान है, इंडिया है, फिर ओमान है, आपकी टीम है और फिर यूएई है। आपके दूसरा पूल अगर हम देखें थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस टूर्नामेंट के लिए मैसेज आपके पास क्या है? क्या थॉट्स क्या है आपकी टीम में? देखिए, हमारी प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त है। हमारा प्रोसेस जो है हमने उसको बड़ा अच्छे से जो है ना फॉलो किया है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है सिंपल बेसिक क्रिकेट खेलें। यस, हम खेलने वाले हैं अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, बट यूएई से हम खेलते रहते हैं एंड उनका हमें पता है काफ़ी कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है। बट यस, हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है उसको बिल्कुल अप्लाई करें, थोड़ा अपनी नर्व्स पे काम रखें और जो भी हमारे प्लान्स हैं उसको कोशिश करेंगे एग्जीक्यूट करने की। तो अगर क्रिकेट जो है, आपको पता है कि ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो T20 में कुछ भी अपसेट कर सकती है और रीसेंट पास में भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा क्रिकेट डिस्प्ले करें और जो है देखने वालों को भी मजा आए। बिल्कुल, देखने का भी मज़ा है। आमिर कलीम हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, असगर अजीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं अपने शो के हवाले से कि हम उस दिन के हवाले से ज़रूर तस्करा करते हैं शो में, तो आज जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब की बरसी भी मनाई जा रही है। हम अपने प्राइम के तवज्जुह से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की मैनेजमेंट की जानिब से और अपने तमाम जो हमारे शुरका होते हैं, हमारे जो नाज़रीन होते हैं, उन सब की जानिब से जो है आज के इस दिन के मौके पर हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मग़फ़िरत फरमाएं और जो ख्वाब उन्होंने देखा था, काश इस मुल्क को हम उनके ख्वाब की ताबीर की मानिंद जो है वो चलाने में कामयाब हो सकें। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर कलीम, ओमान इंटरनेशनल प्लेयर, और असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। असगर, ये बताएगा कि पाकिस्तान और ओमान का मैच कल है और पाकिस्तान एशिया कप की कैंपेन का आगाज़ कल के मैच ऐसे कर रहा है, लेकिन अब जो हालत है पाकिस्तान की टीम की उसको देखते हुए अनसर्टेनिटी है कि किसी को यकीन नहीं होता कि पाकिस्तान किस तरह खेलेगा, वन साइडेड जीतेगा, क्या रिजल्ट आएगा। बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन सी हो गई है। देखिए, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क से पहला प्यार होता है ना, वो बड़ा डाउटफुल होता है और ये हमने यूएसए में भी देखा और दीगर ममालिक के साथ भी देखा। तो मेरा ख्याल है कि बकौल कोच के कि हमने बहुत कुछ सीखा है
और सीखना भी चाहिए। और फिर ओमान के आई थिंक 98 मैच का तजर्बा है उनको टोटली T20 का। और फिर टीम भी उनकी वो पुरानी वाली मुकम्मल नहीं है, काफ़ी प्लेयर उसमें चेंज हुए हुए हैं और कुछ इश्यूज भी उनके रहे हैं फीस वगैरह के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि दोबारा जेल होकर एक अच्छी टीम बना के वो लाए तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी स्ट्रेंथ है, मेरा ख्याल है कि रिजल्ट वैसे ही होना चाहिए जैसे आज बांग्लादेश ने जो है हांगकांग के अगेंस्ट दिया है। ठीक है। अच्छा आमिर, इससे पहले कि मैं जरा पाकिस्तान के खिलाफ मैच पे आपकी तैयारियों के हवाले से जाऊं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते होंगे कि आपका ताल्लुक कराची से है, जोन 4 मरीन से आप खेले हैं, खुर्रम मंसूर, खालिद लतीफ, फवाद आलम आपके बैचमेट रहे हैं, इसके अलावा और भी कई क्लब क्रिकेटर थे, इसमें साद सिद्दीकी थे। किस तरह से ये आपका सफर रहा और आप किस तरह से फिर ओमान पहुंचे, कितनी आपने वहां पर स्ट्रगल की है? अली भाई, ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं 2004 में जो है ओमान आया था और हुआ कुछ इस तरह के जब अंडर 19 खेल रहे थे और परफॉर्मेंसेस भी हुई थी। और बाद में पता ये चला कि जब नेशनल अंडर 19 का स्क्वाड का कैंप लगा तो उसमें मैं बिल्कुल नज़रअंदाज हो गया था। तो मैं जो हूँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जाहिर है जब आप क्रिकेट खेलते हो और आपको कुछ अर्निंग नहीं होती है तो आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ से फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो हूँ मस्कत जो है ओमान मूव करूँ और अपनी क्रिकेट को भी जो है ना कंटिन्यू कर सकूँ और कुछ पैसे भी कमा सकूँ। तो वहाँ जो है फर्स्ट इनिशियल ईयर्स जो थे मेरे 5-6 साल जो थे वो काफ़ी टफ थे, क्योंकि यहाँ जब आप आते हो क्रिकेट खेलने तो आप फुली प्रोफेशनल नहीं होते हो, आपको सेमी प्रोफेशनल रहना पड़ता है। तो आई वाज़ टू यूज्ड टू इट वेक अप 4:30 इन द मॉर्निंग और मैं 5 बजे उठ के काम पे जाता था एंड फिनिश इट ऑफ अराउंड 1 o'clock और वहाँ से फिर हम वापस आके अपनी प्रैक्टिसेस और मैचेस खेला करते थे जो वीकेंड पे होते थे। तो इस तरह से 5-6 साल बड़ा टफ टाइम गुजरा और फिर मैंने 2010 में डेब्यू किया। तो वहाँ से चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी अच्छी हुई और मैंने अपनी जो कराची में क्रिकेट खेली वो ज़ोन 4 से खेली, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगा लेट तजम्मुल भाई, जिन्होंने मेरी क्रिकेट को अल्लाह बहुत मग़फ़िरत सपोर्ट फरमाए। किया, बढ़ाया। और उसके साथ-साथ मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा नौशाद भाई का। फवाद भाई हमारे एक होते हैं, वो उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया और हर चीज़ में काफ़ी मुझे वो आप आगे उनकी बात रखते तो थे। नहीं कर रहे, हमारे फवाद दोस्त, खान जो विकेट कीपर थे? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं फवाद भाई की बात कर रहा हूँ। उनसे काफ़ी मेरी इन ऑन ऑफ बात भी रहती है और उन्होंने काफ़ी मुझे जो है ना मोटिवेट भी किया इन चीज़ों को लेके। एंड ये लोग जो हैं अभी भी ज़ोन 4 में काफ़ी काम कर रहे हैं क्रिकेट को लेके। नौशाद भाई हमारे हैं यंगस्टर के एंड अतीक भाई जो एवरग्रीन हैं, हमेशा टूर्नामेंट और क्रिकेटर्स को जो है वो आगे लेके आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी जर्नी के साथ लगी हुई हैं और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी भी ओमान की टीम में 3 से 4 लड़के कराची के हैं, जो बड़े टैलेंटेड हैं और वो भी इसी तरह से पाकिस्तान में डिसार्ड होके कराची की क्रिकेट को डिसअपॉइंटमेंट साइड पे रख के जो है यहाँ पे आए और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें एक नाम हमाद मिर्ज़ा है, जो हमारा बहुत टैलेंटेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। ठीक है, आप जानते हो? हाँ, मेरी एक मुलाकात है यहाँ पे और कुछ नाम से सिर्फ मैं इसलिए चौंका कि मेरी एक मुलाकात इनकी यहाँ पर है और अच्छा प्लेयर था। लेकिन बस बदला के हमारे यहाँ तो वही जो आप बात कर रहे थे कि अच्छे प्लेयर की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आज आपके जो कोच हैं मजहर सलीम साहब, आज उनकी सालगिरह भी है, हमारी जानिब से उनको सालगिरह की मुबारकबाद असगर अजीम साहब की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, और हमारे जो वर्ल्ड क्रिकेट कम्युनिटी ग्रुप है, नदीम बाबर साहब होते हैं, उसमें हुमायूं फिदा हुसैन साहब होते हैं, फवाद खान जिनकी आपने बात की, उन सब की जानिब से आपको जो है वो सालगिरह की मजहर सलीम साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल का जो मैच है, क्या सालगिरह का तोहफा देना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल के? क्योंकि एक अलग जज्बा होगा, मुझे पता है आपका, कि पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं और पिछली दफा आप लोगों ने कहा था, आपके कप्तान ने सुफियान ने, कि हम इस दफा तो हार गए लेकिन अगली दफा हम रिवेंज लेंगे। देखें, एक्साइटमेंट बिल्कुल है और हमारे लिए बहुत बड़ा मैच है, तो कोशिश यही करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि हम कोशिश यही करेंगे कि अपनी नर्व्स पे काम रखें, क्योंकि जाहिर है जब आप बहुत बड़ा मैच खेलने जाते हो तो वो एक्साइटमेंट में आपकी जो बेसिक्स है आप उसको ना पीछे छोड़ दो। एंड यस, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट हम भी इस कंडीशन में खेले हुए हैं। हमें पता है कि दुबई का जो विकेट है वो कैसा बिहेव करता है, तो कोशिश करेंगे कि जो प्लान्स हैं उसके ऊपर रहें, स्टिक रहें और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा टोटल सेट करें और अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो कोशिश करेंगे कि उनको जितना जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो पूरी प्लान के साथ जाएं। ठीक है। असगर, आपको क्या लगता है कि अभी ओमान जिस तरह ये कह रहे हैं कि जज्बे इनके बड़े, और इन्होंने पहले ही इनके कप्तान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस दफा हम पाकिस्तान को जो है वो गुज़िश्ता मैच की शिकस्त का बदला लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, ख्वाहिश अच्छी है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी भी हो।
और पाकिस्तान को हल्का लेना मैं नहीं समझता कि ओमान इतनी बड़ी गलती करेगा। और फिर हमारे एक चीज़ वाज़े तौर पे बता दूं कि इस वक्त हमारे स्पिनर्स दुनिया के टॉप स्पिनर्स में शुमार हो रहे हैं और उनके जो रिदम है वो बरकरार है। तो सबसे ज़्यादा तो हम पहले कभी फास्ट बॉलर की बात करते थे, लेकिन इस बार हम एशिया कप में अपने स्पिनर्स की बात कर रहे हैं और यूएई की विकेटों को हमारे स्पिनर अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्हें मालूम है वहाँ कैसे परफॉर्म करना है और कौन सी गेंद किस तरह से करानी है, किस प्लेयर को हमें जो है किस अंदाज से बॉल करना है। और ओमान के पास देखिए तजर्बा बहुत अहमियत का हामिल होता है। गो कि पाकिस्तान टीम में भी इस वक्त तजर्बा कम है, लेकिन ओमान तो फिर बिल्कुल बेबी टीम है और उसके पास तजर्बा नहीं है। और फिर जो मैंने आपको बताया कि उनके जो तजर्बेकार प्लेयर थे जिनको 98 T20 का तजर्बा था, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मैच अच्छा देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन मैच का रिजल्ट वही होगा जो आज बांग्लादेश ने किया ओमान के साथ। आपको क्या लगता है कि कल ओमान, एक ओमानी के अंदर एक पाकिस्तानी भी होगा, कल का क्या क्या होगा कल? देखिए, मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ और यस, मेरा बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान से है, बट मैं ओमान की जर्सी पहना हुआ हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा क्रिकेट खेलूं और अपनी टीम के लिए कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करूं जो काफी लंबे टाइम तक याद रहें। और वी नेवर नो कि क्रिकेट ऑन द डे की बात है, अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप अपसेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैं कोई ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, अभी असगर ने इस तरह बात की है कि नवाज इस वक्त जिस अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं, आप खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये चीजें आपने होमवर्क किया हुआ है, तैयारियां प्रिपरेशन आपने इस हवाले से की हुई है कि इस तरह भी आपने पूरी ट्राई नेशन सीरीज भी यकीनी तौर पर फॉलो की होगी, क्योंकि इस ग्रुप में आपके साथ यूएई भी है और पाकिस्तान भी है? बिल्कुल अली भाई, इस लेवल पे आप जो है एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं और हमारा होमवर्क है और हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उस पे बिल्कुल हमने ये सारी चीज़ों को जो है कंसिडरेशन में लेके आए हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करें एट द सेंटर। ठीक है, क्योंकि आपके जो वीडियो एनालिस्ट है वो भी शायद कराची से खेल रहे हैं और मुझे जहां तक याद पड़ता है लारोश क्रिकेट क्लब जो निजाम चलाते हैं, लारोश से खेलते रहे। जी हाँ, जी हाँ। ज़ीशान सदीकी जो हमारे वीडियो एनालिस्ट हैं, उनका हाँ, भी ताल्लुक कराची से है और वो भी बफर ज़ोन से उन्होंने अपनी क्रिकेट वगैरह खेली। आई थिंक ज़ोन 6 लगता है वो, और उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज़ हैं ओमान के लिए। हम जो पहला वर्ल्ड कप खेले थे 2016 में, तो वो जो ठीक है, क्वालीफाई किया था अगेंस्ट नामीबिया, वो तो इनिंग अगर आप आज भी देखेंगे जाके तो वो आई मीन लाइफ टाइम उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है। तो वो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और बड़े अच्छा ठीक, काम कर रहे हैं हमारे क्रिकेट सही, बोर्ड के साथ। ठीक है। तो जो भी एनालिसिस होते हैं वो हमें बड़े अच्छे से बारीकियों से बताते हैं। अच्छा, कल का जो मैच है कोई प्लेयर टारगेट किया हुआ आपने इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान का जो ओपनर्स हैं, साइम अयूब आपको पता है जाराना अंदाज से खेलते हैं, साफजादा फरहान, फिर फखर भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के जो इब्तिदाई 3 बैट्समैन है वो बड़े ब्लास्टर किस्म के बैट्समैन हैं। और आपके पास भी जतिंदर सिंह बड़े जबरदस्त बैट्समैन है और भी दीगर प्लेयर होंगे, खुद आप भी बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर है। तो आपने इस जहन में रखी हुई ये चीजें कि किस तरह से पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना है, और ये जहन में है कि कल बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर पाकिस्तान के साथ नहीं है? बिल्कुल अली भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, हमने बिल्कुल उनकी वीडियोस देखी हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड उनकी वीकनेस को भी देखा है। तो कोशिश यही है कि जो हमारा प्लान है अगेंस्ट ओपनर्स लाइक फरहान एंड साइम अयूब देन फखर जमान एंड जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तो बिल्कुल हमारा एक प्लान हमने उसको बनाया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट करें एंड एट द सेम टाइम जब हम बैटिंग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको ऊपर जो है ना काउंटर अटैक करें और कोशिश करें कि एक अच्छा पावर प्ले में जो है ना हम रन्स बनाएं। ठीक है, और दुबई का जो आपने जो कि काफी क्रिकेट खेली है वहां पे, कितना स्कोर आप समझते हैं कि पहले बैटिंग करते हुए अगर आप करें तो फेयर इनफ हो सकता है, डिफेंड हो सकता है, और अगर पाकिस्तान को आप कितने रन पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, टॉस जीत के क्या डिसीजन अमूमन होता है वहां पे? अली भाई, अभी जो मैचेस देखे हैं, देखें विकेट जैसा खेल रहा है तो काफी ग्रास रहती है, थोड़ा सीम होता है। हम्म, तो देखेंगे कि कल जाके विकेट कैसा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम्म, स्पोर्ट सिटी का जो विकेट है वो कैसा होगा कल के मैच को लेके। तो वहीं पे जाके जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है पहले। एंड सेकेंडली, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो कोशिश करेंगे कि 140 150 करें, बिकॉज वहां पे भी स्क्वायर बड़े हैं, इतनी आराम से जो है हिट लगती नहीं है।
और मैं ये बताता चलूँ कि हमारी भी बॉलिंग अच्छी है। अगर हमने अच्छी लेंथ पे और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बॉलिंग की अकॉर्डिंग तो कोशिश करेंगे कि एक अच्छा जो है ना मैच देखने को मिले। ठीक है, अब जाने से पहले आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि क्यों टीम टारगेट की हुई आपने, क्योंकि यूं तो तकरीबन आप ही जैसी टीम है जो भी क्वालिफाई करने के बाद आई है। इंडिया से भी आपका मैच है, इंडिया के मैच को किस तरह देख रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया का 17 तारीख को 14 तारीख को जो मैच है वो किस तरह देख रहे हैं? देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो तो हमेशा एक फाइनल की तरह ही देखा जाता है और हम भी एज ए क्रिकेटर उसको उसी तरह से देखते हैं। तो देखना होगा कि पाकिस्तान उस दिन कैसे खेलता है अगेंस्ट इंडिया। एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि कल का जो मैच है और जो लास्ट 19 का इंडिया से मैच है, हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलने की क्रिकेट खेलें और रिजल्ट देखें। रिजल्ट जो है 3 घंटे के बाद ही आने वाला है, तो वो फिर बाद में ही पता चलेगा। अगर आपने अच्छा टफ टाइम दिया है तो आप मैच को लंबा कर सकते हो। मैं ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि हम इंडिया या पाकिस्तान को हराएंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और इंशाल्लाह रिजल्ट फिर बाद में आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आमिर, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपकी टीम गो के इतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो आपका जोश है, जो आपका जज्बा है, जो आपकी सलाहियत है, वो यकीनी तौर पे किसी से भी कम नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, हार और जीत से कतई नज़र। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी के हवाले से। असगर अजीम हमें कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद थे ओमान नेशनल प्लेयर आमिर कलीम। असगर अजीम साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच, जिसको लेकर बहुत ज्यादा भारत में हाइप बनाई जा रही है। और अब एक केस भी फाइल किया गया है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने बकौल उनके जो है वो पहलगाम वाक़े में मुलविस था। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार इस बात की पेशकश की है कि भाई आप इसकी शफाफ इंक्वायरी करा लें। आपने हमला भी करके देख लिया, वहां भी मुंह की खानी पड़ी और आपको खाकचा और धूल चाटनी पड़ी। उसके बावजूद आपकी जलन, आपकी कसक, आपका जो दर्द है वो कम होने में नहीं आ रहा। और आप स्पोर्ट्स में भी जो है वो सियासत को लेकर आ रहे हैं। असगर एक आम आदमी भी वहां पे अब जो पहले इन्वॉल्व शायद इस तरह से नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं और उसको देखते हुए और रवैया देखते हुए जो है स्पोर्ट्स को भी अब अदालतों में घसीटता नजर आ रहा है। देखिए अली भाई, अब बात यह है कि मुंह की, जैसे आपने कहा ना कि मुंह की खाई, तो आज अदालत की भी खा ली उन्होंने। अदालत ने भी उनकी दरखास्त को उठा के एक तरफ फेंक दिया और कहा कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, खेल से क्या होगा, क्या कोई मसला हल हो जाएगा, खेल को जारी रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पुणे की अदालत ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए। इंडियन बीमार जहन पागलों के इंतहा, पागलपन की इंतहा तक पहुंच गए। इनके पास अब कोई इलाज नहीं है। मैं तो इनको एक मशवरा दूंगा, उस पूरे ग्रुप को जो ये हरकतें कर रहा है, कि इंडियन टीम को आइंदा 48 घंटे के लिए नजरबंद कर दें, ताकि वो नजरबंद हो जाए, वो ग्राउंड में ना आए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और जो उसके बाद जो आपको थप्पड़ पड़ेंगे ना पूरी दुनिया के, और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के और आईसीसी के, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे आप इतना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भूल गए 1 करोड़ से ज्यादा के जो केले खा गए आप। अरे यार कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। वो चीज भी तो अदालत में ले गए हैं। इतने केले, इतने केले, 1 करोड़ की बात कर रहे थे, 50 लाख के खाए होंगे और 50 लाख के आपने जाया ही किए होंगे, तो उसी में ले गए वो अदालत में कि जनाब देखें, खाने पे भी जो ना 1 करोड़ आई थिंक 14 लाख या 15 लाख बिल बना दिया आपने सिर्फ केले खाने पे। तो भाई आप केले खाए नहीं, केले को समझ रहे बात को आप। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि खा लिया हो, इतने पैसों के केले खा लिया हो। ऐसा नहीं किया होगा आधे खाए हो और आधे जो है वो जाया कर दिए, क्योंकि भाई कुछ गले सड़े भी तो निकलते हैं उसमें से केले, जो शायद अगर कच्चे होते तो शायद आपके मतलब के होते। नहीं पता नहीं मंगी है क्या है जो इतने सारे केले खा गए, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। असल में बात यह है कि आपको पता है ना कि वहां पे चढ़ावों में भी केले चढ़ते हैं, तो शायद हो सकता है उसमें भी हो गया। लेकिन बहरहाल अब यही वजह आप समझते हैं कि जो है जो टिकट्स भी हैं वो भी जो है उसके प्राइस भी कम कर दिए गए हैं, और अब 350 दिरहम के ऊपर उसके टिकट के प्राइस आ गए। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स नहीं बिक रहे, और ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे बल्कि इंडिया के भी जो शोज हैं उसमें भी ये बात की जा रही है। देखिए अली भाई, 125 दिरहम कम किए गए हैं उस पैकेज में जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। और उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो है स्टार
प्लेयर्स का ना होना, क्राउड जिनके तरफ खींचता है ना, जिनको देखने के लिए ग्राउंड जाता है, वो दोनों टीम में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चूंकि देखें इंडिया को मैंने देखा है, वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं जिस मुल्क में रहते हैं, वो बाकायदा जर्सियाँ स्पॉन्सर करते हैं, टिकट स्पॉन्सर करते हैं और अपने लोगों को एक हजूम के तौर पे लेके जाते हैं। फिर अब ये काम पाकिस्तान के भी लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं चूंकि वो प्लेयर ही नहीं है जिसको इंटरेस्ट हो और देखने के लिए लोग खुद ब खुद ग्राउंड की तरफ आने की कोशिश करें और ब्लैक में भी टिकट ले लें या महंगे टिकट ले लें या उस हजूम के साथ एक ग्रुप के साथ टिकट ले लें। तो जब ये चीज़ माइनस हुई है तो फिर टिकट के रेट भी गिरे हैं और टिकट के रेट को गिरने की वजह से अब मजीद उन्होंने कम कर दिया है। अब देखते हैं कि अभी बीच में कल और परसों का दिन है, अगर टिकट पूरे बिक जाते हैं तो स्टेडियम फुल होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि इस बार दुबई का स्टेडियम पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए जैम पैक होगा, क्योंकि ये जैम पैक ना होना ये क्रिकेट का नुकसान होगा और दोनों टीमों को फिर ये भी सोचना होगा कि अगर दोनों टीमों में स्टार्स नहीं है और जिनके पीछे स्पॉन्सर्स आते हैं वो नहीं है, तो फिर क्रिकेट का जो असल रंग है वो कैसे जमेगा। बिल्कुल, असल रंग कैसे जमेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया, हमेशा क्रिकेट के मैदानों में अगर आप आईसीसी के इवेंट्स हटा दें तो अगर आप बायलैटरल मैचेस की बात कर लें, जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, जिस तरह पाकिस्तान की फोर्सेस ने जवाब दिया, तो केले खाना आपका बनता है, क्योंकि केले उसी वक्त खाए जाते हैं जब आपको बदहजमी होती है, आपका पेट खराब होता है या आप किसी कमजोरी का शिकार होते हैं, तो आपका केले खाना बनता है। क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने आपको हर मुहाज में साबित किया कि आप भले ही बातें कितनी करते हो, बंदर की तरह आप गुलाटियां मारते हो, बंदर की तरह आपको केले खाने का शौक हो, लेकिन आप अंदर से ज़हनी तौर पर जो है वो कमजोर हैं। इसी वजह से आप जो है वो 1-1 करोड़ के केले जो या तो खा जाते हैं या जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 50 लाख के खाते होंगे और 50 लाख के जो है वो आप शायद जाया कर देते होंगे, लेकिन बिल आपका वही बनता है। लेकिन इनको आयरन की भी तो जरूरत होती है ना अली भाई। अब देखिए ना, केला तो आयरन के लिए भी काम आता है ना, ये इतने कमजोर हो गए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, तो अब वो केले खा के अपने आप को थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए 1 करोड़ 14 लाख। लेकिन जहां हम ये बात करें कमजोरी की, जहनी तौर पे भी कमजोरी की जो अलामत है वो उनके प्लेयर्स की जानिब से आ रही हैं। अश्विन ने कहा कि नंबर 1, 2, 3, 4 तक इंडिया है, उसके बाद कोई टीम आएगी। ये कौन सी ऐसी सोच है भाई कि अगर अपसेट हो जाता है या पाकिस्तान हरा देता है या कोई और टीम हरा देती है तो ये मुंह लेके कहां जाएंगे? अश्विन को नफ्सियाती अस्पताल भेजने की जरूरत है। बल्कि अश्विन को क्या, मैं तो समझता हूं कि वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला हैं वो नफ्सियाती अस्पताल जाएं और वहाँ अपना इलाज कराएं, क्योंकि आप लोगों को इलाज वैसे तो हो नहीं सकता, ना ही आम डॉक्टर कर सकता है। आप लोगों का बेहतरीन इलाज है नफ्सियाती हॉस्पिटल। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे असगर के भारत के ऑफ स्पिनर्स को क्या हो गया है, पाकिस्तान का खौफ क्यों है? पहले हरभजन सिंह पाकिस्तान के लिए बातें करते रहे, अब अश्विन बातें कर रहे हैं, तो सारे ऑफ स्पिनर आपके पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हैं? हमारे एक तौसीफ भाई जब जवाब देते हैं तो आपको वो जो हजम नहीं हो पाता। देखिए तौसीफ भाई तो बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो जो भी जिस तरीके से वो जवाब देते हैं ना, बड़े टेक्निकली अंदाज से देते हैं और एक तो इनकी समझ में बाद में आता है, पहले तो ये सुन लेते हैं फिर बाद में हंसते हैं कि ओ हमारे लिए कहा गया ये। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ है और इस वक्त जो इनके स्पिनर्स का दिमाग घुमा हुआ है वो हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस में घुमा हुआ है। और आप देखिएगा कि 14 तारीख को भी ये स्पिनर वो परफॉर्म करेंगे, इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि ये मजीद, क्योंकि हम कभी भी हम बड़ बोलेपन का शिकार होते नहीं है। एग्रेशन की बात अभी भी सूर्य कुमार ने की, पहले भी आपने एग्रेशन शो किया था, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इस तरह से एग्रेशन को आपका क्या डिप्रेशन में तब्दील किया वो सब जानते हैं। अभी भी सूर्य कुमार यादव ने एग्रेशन की बात की और हमारे जो सुपर सालार हैं वहां पे क्रिकेट के सुपर सालार सलमान आगा, उन्होंने कहा कि आपको जितना एग्रेसिव होना है आप हो जाएं, हमने कोई अपना मैसेज नहीं दिया। बहुत अच्छा एक मैसेज दिया सलमान आगा ने। थैंक यू सो मच असगर अजीम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज आमिर कलीम मौजूद थे, कल आपके साथ ज़ारा शफी बतौर होस्ट इस शो को मेजबानी करेंगी, आपके साथ मौजूद होंगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।